आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रहता है एग्जाम में भी, ठीक ठाक क्वेश्चन भी आता है। इसका वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा बच्चे लोग फंसते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिक को या फिर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन को पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज से पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में होता है, जैसे आप कह सकते हैं x + 2 = 5। दोनों चीज़ को हम दो शब्द है इसमें, एक क्वाड्रेटिक है एक इक्वेशन है, दोनों को बढ़िया समझेंगे। जैसे एक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x के ऊपर कितना पावर है? कुछ नहीं है, तो x पे पावर 1 है। क्या है पावर? 1 है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर 1 पावर है, वेरिएबल पे जो भी पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो अगर वेरिएबल पे 1 पावर है तो इसका डिग्री क्या बोलेंगे? 1। इस इक्वेशन का डिग्री क्या है? 1। जितना ज्यादा इक्वेशन के पास डिग्री होता है उतना ही ज्यादा इसका सॉल्यूशन आता है। ठीक, जैसे इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1 है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 2 करेंगे, 2 इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा और x = 3 आता है। आप देखिए, चूंकि x का डिग्री 1 था इसलिए इसका सॉल्यूशन जो आया है कि नहीं, तो वो भी क्या आया? बस 3 आया है ना, एक ही सॉल्यूशन आया, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1। समझ गए? अब क्वाड्रेटिक का मतलब, अच्छा, ऐसे इक्वेशन को जिसका डिग्री 1 होता है, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस दोनों शब्द को समझेंगे आराम से। सबसे पहला शब्द है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। इक्वेशन मतलब, इक्वेशन देखिए यहाँ पे 2 शब्द आता है, एक आता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, और दूसरा आता है इक्वेशन। एक एक्सप्रेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, एक होता है शब्द क्या? एक्सप्रेशन, और दूसरा क्या होता है? इक्वेशन। इक्वेशन। एक्सप्रेशन जो होता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि आप लोग 6 में, 7th में, 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम ही रहता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बच्चे लोग में रहता है। जैसे दे देगा x + 2 × x + 5, कुछ भी दे सकता है, 2x + 3x + 5x, इस तरह से दे देगा। उसके बाद बोलेगा ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। तो ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। फर्क क्या है कि इसमें देखिएगा आप इक्वल नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं रहता है। तो जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? पूरा बेसिक नहीं जाएंगे, बच्चा वाला चीज हो जाएगा। आप लोग 10th में है, बस आपको ऊपर ऊपर समझा देते हैं। इक्वेशन क्या होता है? अगर इसमें हम इक्वल टू दे दें, जैसे x + 2 x + 5, इसमें इक्वल टू अगर दे देंगे, इक्वल टू 0 सपोज कीजिए, तो ये बन जाएगा क्या? इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन में 2 साइड होता है, LHS भी होता है, RHS भी होता है। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता था और इसमें बोला जाता था कि फैक्टर कीजिए। फैक्टराइज पढ़े हो ना? हाँ, फैक्टर है ना, फैक्टर आता था 2x² + 3x + 4, है कि नहीं? 9 तक बस इतना ही रहता था। आप चेक कीजिएगा आज बुक में जाकर कि 9 तक इतना ही रहता था, बराबर 0 या बराबर 5 वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था। लेकिन चूंकि हम लोग 10th में आ गए तो 10th में हमको अब इक्वेशन देगा, एक्सप्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब क्वाड्रेटिक को समझते हैं। इक्वेशन वाले शब्द को समझ गए, अब क्वाड्रेटिक को समझते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑन किस पे? वेरिएबल पे। किसी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जितना होता है उसी को बोलते हैं डिग्री। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, 5x² + 2x + 3। आपसे पूछेंगे कि इसका डिग्री कितना होगा, आप बोलिएगा इसका डिग्री क्या है? बताओ। 2 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? आप बोलिएगा एक्सप्रेशन है। अभी ये क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू तो है ही नहीं। जैसे इसमें इक्वल टू 0 दे देंगे ये बन जाएगा इक्वेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा, अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ रहे 5x² + 3x³ - 2x + 2 = 0,
अब बताइए ये कौन सा इक्वेशन, क्या पहले तो ये बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं। नहीं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इसका डिग्री क्या है, तो आप बोलिएगा इसका डिग्री क्या है, 3 है। मैक्सिमम पावर है कि नहीं, कितना पावर, मैक्सिमम पावर को देखेंगे, समझ में आया। मैक्सिमम पावर जितना होगा उसी को डिग्री बोलते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। जब ये सब चीज हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो आप लोग को एक चीज और बता देते हैं, छोटा सा चीज है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको ये आता है वो स्किप कर लीजिएगा, 1-2 मिनट का टाइम लेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल पे पावर जो होगा होल नंबर के फॉर्म में होगा। किसमें होगा, होल नंबर के फॉर्म में, और अनदर कोई भी नंबर रहेगा पावर तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे x पे पावर 2 होल नंबर क्या होता है, देखिए इसका फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, वेरिएबल है ना, वेरिएबल में पावर क्या रहेगा, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। वेरिएबल में पावर होल नंबर रहेगा। जैसे 5x पे पावर 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x। आप देखिए वेरिएबल जितना भी है सब पे पावर क्या है, इस पे 2 है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो होल नंबर क्या होता है जी, 0 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो पावर हमेशा होल नंबर में है। लेकिन आपको अगर ऐसा लिख दे x प्लस 1/x और पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो x प्लस 1/x को क्या करेंगे, x ऊपर करेंगे तो पावर -1 आ जाता है। आप देखिए इसमें वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ तो पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल पहचानने भी आप लोग सीख लिए। हम लोग अभी जितना पढ़ेंगे सब पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। क्या होगा, सब कुछ पॉलिनोमियल में बात करेंगे, ठीक है। मिटाओ इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पॉलिनोमियल एक 9th का चीज था, जो नहीं पढ़े होंगे वो अभी समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने सीख रहे थे। इसका डिग्री 3 है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा, जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और डिग्री क्या होता है, किसी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो जनरल फॉर्म होता है, क्या चीज, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप इस चीज को लिख लीजिएगा। जैसे कहीं भी हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा 5x माइनस 2x² प्लस 3 बराबर 0, आप पहले इसको अरेंज कीजिएगा। अरेंज कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं x² वाला टर्म पहले है, x² वाले टर्म को पहले लिखेंगे। x² के आगे -2 है तो -2x² पहले आएगा। x वाला टर्म बीच में, तो इसको लिखेंगे बीच में साइन के साथ और बराबर 0। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज कर लेंगे। जनरल फॉर्म यही होता है, ठीक है। सबसे पहले डिग्री के अनुसार इसको अरेंज करते हैं। मैक्सिमम पावर वाले पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। देखिए अब ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपका डिग्री कितना होता है, इक्वेशन पे डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये लीनियर हो गया। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसे लिख दें, तो ये है क्वाड्रेटिक और ये है लीनियर। दोनों में फर्क क्या है, हम क्या बताए थे, सॉल्यूशन कितना होता है, जितना ज्यादा डिग्री होगा सॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे x का कोई एक ही वैल्यू आएगा, x का कोई एक वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का डिग्री भी 2 है, ठीक है। अगर डिग्री 3 होता तो वैल्यू भी 3 आता, डिग्री 4 होता वैल्यू भी 4 आता। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। x का वैल्यू आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप इस चीज को 11th में वापस से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम आपको बस बेसिक चीज बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते होंगे, आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते होंगे, आपके चैप्टर शायद 5 या 4th में यही चीज है, ग्राफ खींचने के लिए 4th में है शायद।
अगर आप ग्राफ खींचते होंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा लाइन आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, कैसा लाइन आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कितने टाइम्स में कट करेगा? कितने बार कट करेगा? एक ही बार कट करेगा। एक स्ट्रेट लाइन, जैसे हम इस इक्वेशन का ग्राफ लिखते हैं, ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ लिखते हैं। x बराबर ये हो जाएगा 1 - 2, x बराबर -1 आ गया। ये तो खैर सॉल्व कर दिया, हटाइए। हम ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी दिया हुआ है x + 2, इसको y सपोज कर देते हैं। क्या सपोज कर देते हैं भैया? y। x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। जैसे आप जो ग्राफ खींचते होंगे 9th में, वो इक्वेशन का नहीं खींचते होंगे, आप खींचते होंगे किसका? एक्सप्रेशन का। ठीक है, आपको 9th में ये इक्वेशन नहीं दिया था, आपको बोलता था एक्सप्रेशन दे दिए हैं, इसका ग्राफ खींचिए। x + 2 को हम क्या बोल देते थे? y बोल देते थे। ये जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है। अच्छा, इसमें x का वैल्यू रखते थे, इसमें क्या करते थे? x का वैल्यू रखते थे, अपने मन से रैंडम वैल्यू x का चूज करते थे। 9th का बात कर रहे हैं, अगर किसी को बोर लग रहा है कि हम जानते हैं, वो स्किप कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये सब बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। x का वैल्यू 1 करेंगे, y का वैल्यू 3 आएगा, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आता था। उसके बाद जब भी हम ग्राफ खींचते थे तो वो ग्राफ कैसा आता था? लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी लीनियर स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन। तो कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कितने टाइम्स कट करेगा? एक टाइम कट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए हमारा x का वैल्यू भी एक ही आता है। x का वैल्यू क्या बताता है? अच्छा, कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कितना बार कट करेगा? एक ही बार कट करेगा, है ना। इसलिए मेरा वैल्यू हमेशा क्या आता है? एक आता है। समझ में आया? जितने टाइम्स ये x या y एक्सिस को कट करेगा उतना ही मेरा आंसर होगा, रूट होगा, है ना, सॉल्यूशन होगा। समझ गए? 3 बात बता दिए। जितने टाइम से x या y एक्सिस को कट करेगा वही क्या होगा? रूट होगा, आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब कौन सा मेरा आंसर होगा? y एक्सिस को कट करेगा तो वो वाला आंसर होगा, या फिर x एक्सिस को कट करेगा वो वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा ये सब डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ थोड़ा मजेदार होता है। आपको यहाँ पे ग्राफ पूरी तरह से बना के हम नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा लेंदी चला जाएगा। आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। कैसा होता है भैया? पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला मतलब कर्व बन जाता है। ठीक है, या ऐसे बन जाएगा या तो फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पैराबोला बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो आप देखिएगा पैराबोला है, ये कर्व है, तो ये x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? y एक्सिस को भी ये कितने टाइम्स कट कर रहा है? 2 टाइम कट कर रहा है। तो ये 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना आता है? 2 आता है। इसलिए इसका 2 सॉल्यूशन आता है अलग अलग। ठीक है, समझ गए? एक बार ही कट करता तो एक ही आंसर आता है, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है इसलिए 2 अलग अलग सॉल्यूशन आता है। समझ गए? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरह का सॉल्यूशन क्यों आता है, ये बात हम लोग यहाँ पे सीख लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अभी तक हम लोग बेसिक चीज सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड बताते हैं आपको। जैसे पहला हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनांट, है ना। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और चौथा है जो कि आपको पूछेगा नहीं, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम लोग इतने तरीका से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 के सिलेबस में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक मेथड को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला नंबर में सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या सीखेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये आपके क्लास 8 के सिलेबस से ही है। ठीक है, लेकिन चूंकि बच्चे को पता नहीं रहता है, 10th में फिर से ये वापस आने वाला है, 8 में 9th में हम लोग ध्यान इसको देते नहीं है। तो आज एक बार फिर से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को आराम से सीखेंगे। ठीक है, आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये प्रैक्टिस का चीज़ है, हम आज आपको सिखा रहे हैं। जैसे कोई भी एक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 0। चलिए, ये एक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बिल्कुल है। डिग्री क्या है इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर चेक करना है क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है, स्क्वायर वाला पहले है, एक्स वाला बीच में है ना, और जो कंस्टेंट है सी है वो लास्ट में लिखा हुआ है। ये बिल्कुल बिल्कुल क्या है अपने जनरल फॉर्म में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम से ही पता चल रहा है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, और मिडिल टर्म मतलब बीच वाला, इसका मतलब हम लोग बीच वाले टर्म को तोड़ने वाले हैं। तो बीच में क्या लिखा हुआ है आपको देखना पड़ेगा, अपना प्यारा प्यारा आंख से खोजना पड़ेगा कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 को हम तोड़ेंगे, आप मेरे साथ देखिए यहाँ पे 1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 1 को लिख सकते हैं 2 - 1, ठीक है, 3 - 1, ठीक है, प्लस माइनस के टर्म में ही तोड़ेंगे, सॉरी 3 - 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 - 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 1 को तोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं, 10 - 9 है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं, 1 + 0 भी लिख सकते हो, कोई बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सर बहुत सारा ऐसा टर्म आ जाएगा जिसमें कि हम 1 को लिख सकते हैं, है ना, 1000 - 999 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा तो बहुत सारा तरीका हो जाएगा, इसमें से सेलेक्ट क्या करना है, ठीक है। 1 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, हमको सेलेक्ट क्या करना है, अब यहाँ पे आके देखते हैं। हम मिडिल वाले टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे, मिडिल वाले टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब क्या करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि स्प्लिट करने के बाद जो 2 टर्म आएगा, है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो 2 टर्म आएगा उसका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, बस वही वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 6 गुना, साइन के साथ करेंगे, ठीक है, साइन के साथ। अभी साइन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, साइन को साथ में कीजिएगा दिक्कत होगा, बिना साइन का गुना करते हैं, 6 × 2 = 12, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसमें देखेंगे किसको गुना करने पे 12 आ रहा है, ठीक है, क्या देखेंगे, किसको गुना करने पर 12 आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 4 × 3 = 12 होता है, 1 को ही लिखे है ना 4 - 3, और 4 × 3 = 12 भी आता है, मेरा सिलेक्शन यही होना चाहिए, ठीक है, 4 और 3। तो हम क्या करेंगे, 1 को हम क्या लिख देंगे 4, अच्छा चूंकि आगे में माइनस है ना, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी माइनस लग जाए और माइनस के बाद 2 टर्म आ जाए, माइनस के बाद 2 टर्म, तो दोनों किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे 4, साथ में x भी लिखेंगे, -3x, और इसको किस में लिखेंगे भैया, ब्रैकेट में, किस में, ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, अगर माइनस नहीं रहता तो ब्रैकेट नहीं लिखते, समझ में आया, कोई दिक्कत, -2 = 0। अब यहाँ आप गौर से देखिएगा तो 6x² माइनस से गुना कर देते हैं, -4x +3x -2 = 0। आप यहाँ देखिएगा इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे, कॉमन लेना तो आता होगा, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x -x तो निकल गया तो बचा सिर्फ 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है, दोनों में कुछ है कॉमन नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता ही है, मल्टीप्लाई सबके साथ 1 ले लिए बराबर 0। आप गौर से देखिए अभी भी 2 अलग अलग टर्म है, यहाँ प्लस है, प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म, इसमें 3x - 2 कॉमन आ जाएगा, 3x - 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ क्या बचा +1, समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ तक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, और यहाँ तक क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बस वो देख लीजिए, एक बार लिखेंगे आइदर, इधर क्या हो जाएगा 3x - 2, एक बार इसको उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, 3x - 2 = 0, ठीक है, 3x - 2 = 0, तो 3x बराबर हो गया माइनस और क्या प्लस में, x = 2/3, और एक बार क्या करेंगे 2x + 1 = 0,
x बराबर हो जाएगा -1/2। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जिसको समझ में नहीं आया, एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू समझ लीजिएगा। आप इसको छापना चाहें तो छाप सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और सवाल आया मेरे सामने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, सॉरी, और इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फिर से सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो बात हम बोले बस उसको ध्यान में रखिएगा। पहले चेक कर लेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल। x² पहले लिखा हुआ है, x बीच में है और 1 लास्ट में है, बिल्कुल ये अपने जनरल फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को देखते हैं। क्योंकि नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो पहले मिडिल टर्म देखेंगे। मिडिल में क्या लिखा हुआ है, -20, या यूँ कहें कि बस 20 लिखा हुआ है। ठीक है, 20 लिखा हुआ है। अब हमको 20 को स्प्लिट करना है, क्योंकि नाम ही है मेथड का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 20 को क्या करना है, 20 को स्प्लिट करना है। कुछ भी लिख सकते हैं, 1 + 19, 2 + 18, है ना, या फिर 10 + 10। समझ रहे बात को, 25 - 5, 21 - 1, कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन हम क्या आपको सिखाए हैं, इस सब में से सिलेक्ट किसको करेंगे, ये जो स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट, इस दोनों टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 100, 100 × 1 100। वेरिएबल को भी भूल जाएंगे, वेरिएबल को एकदम भूल जाएंगे, साइन को छोड़ देते हैं। 100 × 1 100। अब देखेंगे इसमें से कोई ऐसा है ना, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो, क्योंकि 20 को तो हम ये सब लिख सकते हैं। 19 × 1 19 ही रह जाएगा। आपका नज़र पड़ता होगा डायरेक्ट यहाँ 10 + 10 20, 10 × 10 100। ठीक है, आपको आप समझ गए कि इसको कैसे लिखेंगे। माइनस है, अभी तुरंत सिखाए, माइनस के बाद अगर 2 टर्म आएगा या 2 टर्म आएगा, इसको किस में लिखना है जी, ब्रैकेट में। तो 10x + 10x, ये बन गया 20 + 1 = 0। आप यहाँ क्या कीजिएगा, 100x² - 10x + 1 = 0। मल्टीप्लाई आता होगा, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। आप लोग 10th में आपको मल्टीप्लिकेशन ही आता होगा। ठीक है, 10x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 10x - 1। यहाँ 10x था, हट गया, कुछ नहीं है। 10x के जब क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, सामने में माइनस है ना, तो जब भी सामने में माइनस रहे तो वो साइन के साथ कॉमन आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे भी थोड़ा समझ लीजिएगा, बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। तो -1 कॉमन ले लिए। तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन आता है तो उसके बाद साइन बदलने लगता है। जैसे -1 कॉमन लिए, अभी 10x क्या था, 10x के पहले माइनस था, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये प्लस बन गया, 10x प्लस है, माइनस कॉमन ले लिए, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। समझ में आया। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि जो टर्म यहाँ आया वही टर्म यहाँ लिख देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कि यहाँ जो आया वही यहाँ भी आएगा, एकदम आएगा, वो तब आएगा जब आपका सवाल सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रट लिए जो यहाँ आया वो भी यहाँ आएगा। बहुत सारे टीचर भी बताते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो यहाँ आया उसी को यहाँ लिख देते हैं आराम से, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, बेसिक पे ध्यान देना है। 10 - 1 यहाँ भी है, 10 - 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। 10x - 1 है, 10x - 1 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, 10x, यहाँ बच गया -1 बराबर 0। आप लिखिएगा इधर 10x - 1 बराबर 0, तो x = आया 1/10, और 10x - 1 बराबर 0, x = 1/10। अभी कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे एक चीज बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो 2 सॉल्यूशन आया, x का 2 वैल्यू आया, दोनों सेम ही है, 1/10 1/10। तो आपके मन में ये सवाल बिल्कुल राइज होना चाहिए कि सर यहाँ तो x का दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब बस आप एक ही वैल्यू को 2 बार आप लिखना शुरू कर दिए हैं कि 2 आया दूसरा भी 2 आ गया। ऐसा ही कुछ आया आंसर, 1/10 1/10। और अभी थोड़ा देर पहले हम इंट्रोडक्शन में बताए कि ग्राफ जो होता है पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक का, और पैराबोला 2 अलग अलग जगह पे कट करता है, तो आंसर 2 डिफरेंट आता है। ये सब बात आपको बता चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दोनों सेम आंसर कैसे आ गया? ये दोनों एक ही तरह का आंसर, यानी एक ही आंसर है, इसको कह सकते हैं या तो एक ही तरह का आंसर, या कह सकते हैं कि एक ही आंसर आया है ना। 1/10 ही आंसर क्यों आया? ये भी तो पैराबोला है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले मेथड में। अगला मेथड है डिस्क्रिमिनांट मेथड। जब डिस्क्रिमिनांट मेथड पढ़ेंगे तो हम लोग सीख लेंगे कि डिस्क्रिमिनांट में कैसे यहाँ पे दो सेम आंसर आया, या फिर कभी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर ही नहीं आता है, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्क्रिमिनांट में अगला लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। छाप लीजिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।